ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विवेक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हर साल आज के दिन यानी 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये एक वैश्विक पहल हम इसे कह सकते हैं, जिसका मकसद है कि दुनिया की जो बढ़ती आबादी है उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे, इससे जुड़ी चुनौतियां और इसके असर और साथ ही इससे जुड़े अवसरों के बारे में भी हम बात करें। और इसी को लेकर हर साल एक थीम को भी चुना जाता है, उस विषय पर विचार विमर्श और चर्चाएं होती हैं। तो इसी हवाले से आज कार्यक्रम में भी हमने इस विशेष चर्चा को रखा है। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं प्रोफेसर विवेक कुमार। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर विवेक, सबसे पहले हम इस बार के विषय से ही चर्चा को एक आधार देते हैं। इस बार का विषय, जिसे अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, यानी दुनिया की अंतहीन जो अवसर हैं उसको लड़कियों और महिलाओं के उत्थान के जरिए पूरा किया जाए, उसे खोला जाए। इस विषय को लेकर विश्व जनसंख्या दिवस को इस बार रखा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी कितनी जरूरी है, कितना आवश्यक है जनसंख्या की, जिसे हम आधी आबादी यानी महिलाएं कहते हैं, उनका सशक्त होना, और साथ ही आप इस बारे में भी बताएं कि भारत को आप इस मामले में कैसे आंकते हैं। सर्वप्रथम इस बात की तस्दीक होनी चाहिए और वी शुड अंडरलाइन द फैक्ट कि देखिए, जब हम किसी चीज का संज्ञान लेते हैं, जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि हमें लैंगिक समानता होनी चाहिए या हमारे समाज में लैंगिक समानता होनी चाहिए और उस समानता के अवसरों में महिलाओं का या गर्ल चाइल्ड का, इन सब का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो कहीं न कहीं इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं कि अभी वर्तमान समय में जिस समानता को हम ढूंढ रहे हैं वो है नहीं। और इसलिए हमें आज विश्व स्तर पर ये प्रयास करना पड़ रहा है कि हम उन किरदारों को या उन व्यक्तिगत या इंडिविजुअल्स को हम रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व दें। समाज की सभी संस्थाओं में हम उनको बराबर का प्रतिनिधित्व दें या इस तरह का हम समाज तैयार करें जिनमें उनको प्रतिनिधित्व मिल जाता है। एक समय हुआ करता था कि ये कहा जाता था कि महिला और पुरुष परिवार के या समाज के दो पहिए हैं जिन पर गाड़ी चलती है, लेकिन बाद में जब पुरुषवादी समाज या पितृसत्तात्मक समाज का एनालिसिस किया तो ये पाया कि जो महिला है वह परिवार तक सीमित हो गई है, उसको हमने केवल परिवार में ही सीमित कर दिया और घर का काम और बाल बच्चे को देखना और उसके काम को काम तक नहीं कहा गया। तो वो संघर्ष फिर शुरू हुआ कि नहीं, हमें घर के अंदर ही बराबरी नहीं चाहिए, बल्कि हमें समाज के बाहर जो संस्थाएं हैं उनमें भी बराबरी चाहिए। और इसलिए ये जो बराबरी का आंदोलन, जिसको बाद में हम लोग फेमिनिज्म भी कहते हैं, कई प्रकार के फेमिनिज्म भी शुरू हुए, जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी कहा जाने लगा, वो जो है आ करके महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ने लगा। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है। अगर हम भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का आकलन करें तो हम महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति, जिसको स्टेटस कहते हैं, उस पर आकलन कर सकते हैं, मध्यकाल में कर सकते हैं, मॉडर्न युग में कर सकते हैं जी। लेकिन अगर हम आबादी के आधार पर आज हम देखेंगे तो हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी बन गए हैं और 140, जिसे कहना चाहिए 1.4 बिलियन पीपल हमारे हो गए हैं। अगर तो हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे, तो इसमें हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं। अगर हम आधुनिक काल में देखें तो चाहे वो राजा राममोहन रॉय हो, सती प्रथा के खिलाफ वो आंदोलन करते रहे हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, और उसके बाद चाहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, जिन्होंने बाकायदा संविधान के अंदर समानता का एक अधिकार जो है महिलाओं को और पुरुषों को बराबर सा परोसा। आप अगर पाश्चात्य देश में जाएं तो बहुत सारे देशों के अंदर
ये जो मत का अधिकार था वो 1960 के आसपास तक आया, बहुत बाद में। लेकिन भारत के संविधान निर्माण के साथ ही महिलाओं को बाकायदा मत का अधिकार दिया गया। और आज तो आप देखेंगे कि चाहे हमारे पंचायती राज में हो, वहां पर भी 30% तक का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। और हमारे यहाँ एक संघर्ष चल रहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी उनको रिप्रेजेंटेशन दें। लेकिन अगर हम संविधान प्रदत्त अधिकारों को देखें तो उसके अंदर हिंदू कोड बिल के अंदर अगर हम 1956 में अगर देखें किस प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके बाद एंटी डावरी एक्ट आया, उसके बाद जो है गोद लेने में पत्नी की जो है सहमति, इस पर भी आया। और बाद में जो पिता की संपत्ति में बच्ची का अधिकार आया और डोमेस्टिक वायलेंस पर एक्ट बना। तो इस प्रकार जो प्रतिनिधित्व है और जो अधिकार हैं वो संवैधानिक रूप से सुनिश्चित किए गए हैं। लेकिन सचमुच अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं जिसे कहना चाहिए इसको दूसरे रूप में भी देख सकता हूं जब हम साउथ एशिया या दक्षिण एशिया के उसमें हम आएंगे तब। जब जनसंख्या की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में 8 अरब से ज्यादा की आबादी है। ऐसे में सवाल आता है सतत भविष्य का, यानी सस्टेनेबल फ्यूचर का। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 के लिए सतत विकास के लक्ष्य रखे हैं और आगे आने वाले समय में सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बने, सभी को बेहतर भविष्य मिले, इसमें अभी बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती जरूर रही है, क्योंकि संसाधनों पर जनसंख्या का बहुत बोझ हमने देखा है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, हमारी जो सेवाएं हो, मूलभूत सेवाएं, तो उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से हमें अगर स्थायी भविष्य देना है, कैसे बढ़ती जनसंख्या से हमें समाधान निकालने पड़ेंगे जिससे कि आगे आने वाले समय में वो बड़ी चुनौती न बन पाए? बहुत पहले बहुत सारे दार्शनिकों ने कहा है देयर इज एनफ फॉर ह्यूमन नीड बट देयर इज नॉट एनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। अगर हम आवश्यकता के आधार पर सबके लिए, मुझे लगता है कि यह जो प्रकृति है सभी की आवश्यकताओं के लिए सबको देती है। लेकिन अगर ग्रीड है, अगर उसके अंदर मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना चाहते तो उसके लिए हमें नहीं लगता है कि जो प्रकृति है वो हमें दे सकती है। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े जो परमाणु बम बने, ये कहा गया कि विज्ञान जो है, हम लोग ने सब लोगों ने, आपको पता है कि निबंध लिखा कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। तो हमको ये लगता था कि विज्ञान का जो विकास हो रहा है उससे हम अपने समाज को सुदृढ़ कर पाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे हॉलोकास्ट हुआ जर्मनी में, गुलाग हुआ रशिया में, हिरोशिमा नागासाकी में किस प्रकार यूज किया गया, और आज किस प्रकार यूरेनियम का प्रकोप या कार्बन का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है। इनएनिमेट एनर्जी यानी कि जो अप्राकृतिक ऊर्जा है उसका प्रयोग बढ़ जाना ही विकास कहा जा रहा है। ये मुझे लगता है कि अप्राकृतिक जो एनर्जी का प्रयोग बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि के लिए घातक है। आपने चेरनोबिल कांड सुना ही होगा कि किस प्रकार हमारे यहाँ गैस की त्रासदी भोपाल में भी हुई। तो हमें कहीं न कहीं एक सामंजस्य प्रकृति से और अपनी आवश्यकताओं के अंदर सामंजस्य अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, मुझे लगता है शिक्षा से और ट्रेनिंग से और यहाँ तक कि जो मूल्य हैं समाज के और हमारे समाज में जो मान्यताएं हैं उस पर आधारित हो करके ही हम उसको रोक सकते हैं, वरना हमारे जो ग्रीड है वो सबको ले डूबेगी। और जब हम समाधान की बात करते हैं तो उसमें जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की चुनौतियां हैं जनसंख्या की, उसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि हम कोशिश करें जो हमारे संसाधन है, हमारी ऊर्जा है, उसकी पूर्ति के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ा सकते हैं, टिकाऊ समाधान तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। शहरीकरण को हमने देखा है तो शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को कुशल बनाया जा सकता है जिससे कि इस मामले में आगे आने वाले समय में हम एक सतत भविष्य की ओर बढ़ें। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब पूरी दुनिया में 8
अरब से ज्यादा की जनसंख्या है। भारत जैसे देश में लगभग, जैसा कि आपने कहा कि 1 अरब 30 करोड़ 40 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या हो चुकी है। ऐसे में जनसंख्या को अवसर में कैसे बदला जाए? क्या कुछ हो जिससे कि हमारी इतनी दुनिया की और देश की जनसंख्या इस धरती के, इस दुनिया के विकास में काम आ सके? ये बहुत आपने माकूल प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, क्योंकि अक्सर ये समझा जाता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक अभिशाप है और उससे केवल नकारात्मक परिणाम ही आ रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी जनसंख्या को अवसर में, यानी कि उसको हम पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं? तो ये हम लोग सचमुच कर सकते हैं। और भारत के अंदर आज अगर आप भारत का डायस्पोरा देखें तो करीब करीब 35 मिलियन इंडियंस जो है पूरे वर्ल्ड में 180 राष्ट्रों के अंदर करीब करीब सभी जगह, सभी प्रांतों में भारतीय पाए जाते हैं। लेकिन वो केवल ऐसे ही नहीं पाए जाते, क्योंकि वो ट्रेंड हैं। अगर आप IITs को देखें, आप IIMs को देखें, अगर आप IIITs को देखें और यहाँ पर जो छोटे छोटे हमने ITIs बनाए थे, जो ट्रेनिंग कराई है, कहीं ना कहीं उस तकनीक को सीख करके भारतीय लोग जो है विश्व के हर एक राष्ट्र के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे जो कहीं IIT या IIM में नहीं गए, आप अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो छोटा छोटा कारीगर जो हाथ का काम करने वाला है, चाहे वो मेंसन हो, चाहे वो लोहार हो, और चाहे वो वेल्डिंग करने वाला हो, प्लम्बर हो, यहाँ तक कि वॉशरमैन हो, ये लोग जाकर के भी वहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जनसंख्या को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर उसको हम मूलभूत ट्रेनिंग दे करके उसको तकनीक से सुसज्जित कर दें, तो कहीं ना कहीं हम इस पूरी की पूरी जनसंख्या को जो है अवसर में बदल सकते हैं। जिसे कहना चाहिए अभिशाप नहीं, इट विल बी बून फॉर अस। और हम देख रहे हैं कि कभी एक कहावत हुआ करती थी जो समाजशास्त्री कहते थे, ब्रेन ड्रेन, यानी कि लोग यहाँ से IITs IIM करके जाते थे और सिलिकॉन वैली में छम जाते थे, या लंदन में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में यहाँ पर अपना बात कर पा रहे थे। लेकिन जब से भूमंडलीकरण का दौर चला और जब से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आए, तो आप देख रहे हैं चाहे इंदिरा नूई हूं, चाहे कोचर हों, और चाहे जिसे कहना चाहिए जितने भी बड़े ब्रांड हैं आज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, उसमें भारतीय दिखाई दे रहे हैं। और अचानक ये जो ब्रेन ड्रेन था वो ब्रेन गेन की तरह हमारे सामने आने लगा है। और वो कैसे हुआ है? क्योंकि हमने उनको तकनीकी शिक्षा दी है और इसलिए वो यहाँ पर आकर के डबल डिग्रीज बहुत चल गई। IIT और मैनेजमेंट के साथ लोग पास होने लगे, पहले केवल IIT करके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमने जो है अपने समाज को तकनीकी रूप से सुसज्जित किया। और अगर हम इसकी गति को बढ़ा दें तो महिला और पुरुष साथ में राष्ट्र के हित में ही नहीं काम करेंगे, बल्कि विश्व के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विवेक कुमार, कार्यक्रम में आप जुड़े और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विवेक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।